2025 में इंडिया के 6000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बर्बाद हो गए, 15,000 करोड़ डूब गए और 5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही मोटा भाई अंबानी के भी 1700 करोड़ इसी स्टार्टअप में जल गए। एयरटेल के मालिक के बेटे का भी स्टार्टअप बर्बाद हो गया। सॉफ्ट बैंक से फंडेड यूनिकॉर्न भी जीरो हो गया। और सबसे बड़ा शॉकिंग, कुछ फाउंडर्स ने कंपनी के पैसे लेके 2.5 करोड़ का गोल्फ क्लब मेंबरशिप खरीदा और 50 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली में पेंट हाउस खरीद लिया। और जब सेबी ने पकड़ा तो पूरी इंडस्ट्री हिल भी गई। आज मैं आपको दिखाऊंगा 2025 के टॉप 10 स्टार्टअप फेलियर्स। पर ये सिर्फ फेलियर लिस्ट नहीं है, ये है हमारी 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन और एक मास्टर क्लास कि कैसे बिलियन डॉलर कंपनीज रातों रात खत्म हो जाती हैं, कैसे फाउंडर्स अपनी ही गलतियों से अपना कैरियर, अपना नाम और अपनी लेगेसी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो या फिर बिजनेस में हो तो ये वीडियो आपको 10,000 करोड़ की गलतियों से बचाएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि काउंटडाउन शुरू होने वाला है 10 से लेके 1 तक। और नंबर 1 पे जो स्टार्टअप है उसकी कहानी सुन के आपको अपने बिजनेस मॉडल के डिसीजन पे भी शक होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटलॉट। तो 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप में नंबर 10 पे है ज़ोप्लर। और भाई इनका रिकॉर्ड है सबसे ट्रेजिक, क्योंकि फरवरी 2025 में इनको सीरीज ए राउंड की फंडिंग मिली 3.4 मिलियन डॉलर की ब्लूम वेंचर और बीनेक्स से। इसके फाउंडर अमित और उमेश शर्मा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो हॉस्पिटल बिजनेस को हम स्केल करेंगे, क्योंकि ज़ोप्लर असल में क्या करता है, रिफर्बिश्ड मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करके हॉस्पिटल को सप्लाई करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम और मार्जिन बेटर, स्केल करने का प्लान रेडी था। लेकिन ठीक उसी समय फरवरी एंड में CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें रिफर्बिश्ड और सेकंड हैंड मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट बंद कर दिया। अब एक रात में ही ज़ोप्लर का पूरी तरह बिजनेस इलीगल हो गया। फाउंडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। एट लास्ट ऑपरेशन शटडाउन हो गए। सीरीज ए की फंडिंग भी इन्वेस्टर्स को वापस करना पड़ा, पूरी टीम को ले ऑफ कर दिया गया। 3.4 मिलियन डॉलर की फंडिंग से कंपनी 30 दिन में जीरो पे आ गई। इसके पीछे सबसे बड़ा लेसन था कि कभी भी बिजनेस रेगुलेटरी ग्रे एरिया में मत बिल्ड करिए। अगर आपका बिजनेस मॉडल किसी लीगल लूपहोल पे डिपेंड करता है तो वो बिजनेस नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। ज़ोप्लर के फाउंडर स्मार्ट थे, बट CDSCO ने उनको पहले ही पकड़ लिया। 2025 के टॉप 10 फील्ड स्टार्टअप में नंबर 9 पे आता है बीपकार्ट, यूज्ड टू व्हीलर मार्केट प्लेस। इसके फाउंडर थे हेमिर जोशी और अभिषेक सराफ। इन्होंने ये बिजनेस कोविड के समय 2020 में शुरू किया और 2022-23 तक स्मूथ ग्रोथ चली। बड़े इन्वेस्टर्स आए, स्टेलिस वेंचर, चिराट वेंचर्स और इनोवेन कैपिटल। टोटल 18.8 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस किया। बिजनेस मॉडल बिल्कुल सॉलिड था कि यूज्ड बाइक और स्कूटर को खरीदो, रिफर्बिश करो प्रोफेशनली और वारंटी के साथ उसे बेच दो। कस्टमर हैप्पी और डिसेंट मार्जिन भी मिल जाता था। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आई? असल में इन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन कर लिया बिना किसी स्ट्रेटेजी के साथ। 2024 में फाउंडर्स ने सोचा अगर 5 आउटलेट से प्रॉफिट है तो 50 आउटलेट से तो बूम हो जाएगा। और यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। मल्टीपल सिटीज में उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन शुरू कर दिया और कई जगह सेम सिटीज में अगल बगल आउटलेट्स आ गए। अब फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर बीपकार्ट का रेवेन्यू देखें तो वो 165% बढ़ा, लेकिन लॉसेस भी डबल होकर 66 करोड़ पे आ गए। अंत में 2025 के मिड तक इन्हें चेन्नई का ऑपरेशन बंद करना पड़ा। जब आपके खुद के आउटलेट्स एक दूसरे के कस्टमर छीनने लगते हैं तो क्या होता है फिर? असल में फिक्स कॉस्ट उस समय डबल हो जाती है, सेम कस्टमर बेस स्प्लिट हो जाता है कंपनी में ही और पर स्टोर सेल्स गिर जाती है और एट लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी सीधा क्रैश हो जाता है। एक्सपेंशन तो दिखाई देता है पर एक्चुअली बिजनेस अंदर से खा जाता है और यही हुआ इस कंपनी के साथ। अगस्त 2025 में कंपनी पूरी तरह शटडाउन हो गई। ग्रोथ के नाम पे जो गलती हुई उसका पूरा बिल बिजनेस ने चुकाया। बीपकार्ट के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी मार्केट रिसर्च के बिना मार्केट में उतर जाना सबसे बड़ा सुसाइडल पॉइंट होता है। आपको कंपटीटर से सीखना चाहिए, ना कि अपनों से लड़ना चाहिए। 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप पे नंबर 8 पे आता है नीरो, एक फिनटेक कंपनी जो अपनी ही रेगुलेशंस में फंस गया। असल में 2021 में आदित्य कुमार और संकल्प माथुर ने जीनियस आइडिया एग्जीक्यूट किया। एम्बेडेड क्रेडिट प्लेटफॉर्म, मतलब कंज्यूमर बिजनेस को इनेबल करो इंस्टेंटली लोन देने के लिए। एग्जांपल से समझिए, शॉपिंग ऐप में जब आप चेकआउट करते हैं तो वहां पे EMI के ऑप्शंस आते हैं, उन्हीं में से नीरो एक था। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड थे और कंपनी को $1 मिलियन फंडिंग मिलने लगी। ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो रहा था।
170 मिलियन यूजर्स तक कंपनी पहुंची। $100 मिलियन से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया कंपनी के। $200 मिलियन से ज्यादा लोन्स कंपनी ने बांट दिए। चार्ट एकदम बढ़िया दिख रहा था, बट आरबीआई ने रेगुलेटरी टाइटनिंग करनी शुरू कर दिया। पर्सनल लेंडिंग गाइडलाइन स्ट्रिक्ट होने शुरू हो गए और एंड में सडनली नीरो के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू कंपनी की पूरी कहानी बता देता है। कंपनी का रेवेन्यू था 7 करोड़ और कंपनी का लॉसेस 40 करोड़। नीरो के फाउंडर्स ने कंपनी को कई बार बचाने की कोशिश किया, नए कैपिटल रेज करने की कोशिश किया, किसी को एक्वायर करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि 2024-25 में इन्वेस्टर का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, सिर्फ ग्रॉस मर्चेंटाइल वैल्यू मत दिखाओ। आज यूनिट इकोनॉमिक्स मैटर करता है। और अक्टूबर 2025 में एट लास्ट नीरो शटडाउन हो गई। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन, फिनटेक रेगुलेशन आपके बिजनेस का फाउंडेशन है। रेगुलेटरी कंप्लायंस को कभी भी ओवरहेड मत करो, फाउंडेशन को समझो। और अगर रेगुलेशन चेंज होने पर तुम्हारा मॉडल सर्वाइव नहीं कर पाया तो वो बिजनेस कभी भी बिल्ड मत करो। 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप में नंबर 7 पे है भारत एग्री। ये कहानी दिल तोड़ने वाली है क्योंकि इंटेंशन इस कंपनी के सच में बहुत प्योर थे। कंपनी के फाउंडर सिद्धार्थ का ड्रीम था कि इंडियन फार्मर्स को साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक में हेल्प किया जाए और उनकी इनकम बढ़ाई जाए और भारत में एग्रीकल्चर बदला जाए। इनिशियली इनको सक्सेस भी मिले। इन्होंने अपना क्रॉप एडवाइजरी ऐप लॉन्च किया, फार्मर्स को पेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस दिया, मॉडर्न टेक्निक ट्रेनिंग भी दिया, डेटा ड्रिवन इनसाइट भी दिया। और फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर कंपनी का ग्रोथ देखें तो वो इंप्रेसिव था। रेवेन्यू 5 करोड़ पर लॉस था कंपनी का 32 करोड़। टोटल फंडिंग कंपनी ने $12 मिलियन की रेस किया था, पर स्केल करने के लिए कंपनी को 40 से 60 करोड़ की फंडिंग चाहिए थी। सिद्धार्थ ने 50 से ज्यादा वीसीज को पिच किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीटेक इकोनॉमिक्स काफी ब्रूटली हार्ड है। फार्मर की परचेजिंग पावर लिमिटेड होती है, एजुकेशन और एडॉप्टेशन कई साल लगते हैं। साथ ही यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कैक काफी हाई होता है और इस बिजनेस में गवर्नमेंट स्कीम से भी काफी बड़ा कंपटीशन मिलता है, जिस वजह से लॉन्ग और अनसर्टेन सेल्स साइकिल हो जाती है। अब नवंबर 2025 में कंपनी शटडाउन हो गई। 100 से ज्यादा फार्मर जो कि कंपनी के एडवाइजर्स पे डिपेंडेंट थे, उनका सपोर्ट चला गया। भारत एग्री के शटडाउन होने से सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि अच्छे इंटेंशन से सैलरीज नहीं दी जाती है। पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी का होना जरूरी है। सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप फाउंडर्स को अट्रैक्ट करता है, बट सीरीज बी राउंड के बाद इन्वेस्टर काफी ऑनेस्ट हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आएगी, और क्लियर आंसर ना होने पे फंडिंग आज के समय में नहीं मिलती है। अब 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप में छठा सबसे बड़ा फेलियर था ओटीपी, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल कंपनी जो कि क्विक कॉमर्स अडॉप्ट नहीं कर पाई। 2020 में कंपनी लॉन्च हुई थी जिसका इनिशियल टाइमिंग परफेक्ट था। कोविड लॉकडाउन का समय, सब कोई चाहता था कि फ्रेश वेजिटेबल उनके घरों पे आ जाए। ओटीपी का मॉडल यूनिक था, फार्म से डायरेक्ट आपके प्लेट तक फ्रेश प्रोड्यूस। कम्युनिटी रीसेलर नेटवर्क था इनके पास, B2B और B2C दोनों। साथ ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये डिलीवरीज देते थे। कंपनी में इनोवेशन था, फंडिंग भी आई। कंपनी ने 300 करोड़ से ज्यादा रेस किए और इन्वेस्टर्स भी आए और पीक पे कंपनी के पास 30 लाख यूजर्स थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहा था, बट अचानक से क्विक कॉमर्स के सुनामी आ जाती है। 2023 से 24 के बीच में ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट आ गए। अब इन इंस्टेंट प्लेटफॉर्म से वेजिटेबल डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दिया, सिर्फ 10 मिनट में। अब यहाँ से कस्टमर साइकोलॉजी पूरी तरह चेंज हो गई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन यहाँ रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल नहीं। 10 मिनट में जब इंस्टेंट डिलीवरी घर पे मिल रही है तो ओटीपी से नेक्स्ट डे क्यों मंगाया जाए, और कंपनी में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। अर्ली 2025 में कंपनी पूरी तरह से कर्ज में दब गई। 70 से 80 करोड़ से ज्यादा कंपनी के ऊपर फंड हो गया और टर्म शीट नेगोशिएट हो रहे थे। ओटीपी ने फंडिंग रेस करने की कोशिश किया, लेकिन कंपनी को एट लास्ट फंडिंग नहीं मिला और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी सपोर्ट नहीं दिया और खुद को विड्रॉ कर लिया। ग्रोसरी सब्सक्रिप्शन क्विक कॉमर्स एरा में पूरी तरह रिस्की हो चुका है और मई 2025 में कंपनी के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे। 50 करोड़ से ज्यादा वेंडर्स के कर्ज हो गए। सीनियर लीडरशिप ने रिजाइन कर दिया और 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज रातों रात जॉबलेस हो गए। फाउंडर वरुण खुराना को पेनफुल शटडाउन अनाउंस करना पड़ा। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि मार्केट टाइमिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ओटीपी का सब्सक्रिप्शन मॉडल 2018 में यूनिकॉर्न पोटेंशियल रखता था, लेकिन आज 2025 में क्विक कॉमर्स एरा आ चुका है, जहां पे सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल खत्म होते जा रहे हैं।
जब मार्केट का फंडामेंटल शिफ्ट होता है तो वहां पे अडॉप्ट फास्ट करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप मार्केट में तुरंत मर जाओगे, जैसा कि ओटीपी के साथ हुआ। 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप में 5वें नंबर पे आता है Log9 मटेरियल, इंडिया का डीप टेक बैटरी ड्रीम जो कि पूरा नहीं हो पाया। साल 2015 में 3 ब्रिलियंट आईआईटी इंजीनियर्स एक मिशन पे आए, इंडिया को ईवी बैटरीज में सेल्फ रिलायंट बनाएंगे और चाइना से कम्पीट करेंगे। फाउंडर अक्षय सिंघल, कार्तिक हजेला और पंकज शर्मा, इनके विजन्स पे इन्वेस्टर्स ने बिलीव किया और $17 मिलियन से ज्यादा फंडिंग रेज कर लिया। इनिशियल टेक्नोलॉजी में एल्युमिनियम एयर फ्यूल सेल्स ये बनाते थे, बाद में इन्होंने पिवट करके लिथियम टाइटेनेट यानी कि एलटीओ बैटरीज बनाना शुरू कर दिया। पेपर पर तो एलटीओ परफेक्ट लगता था, लिथियम आयन से ज्यादा सेफ था, इसकी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देती थी और लिथियम आयन से 3 गुना ज्यादा चार्जिंग स्पीड। सुन के लगता है ये तो गेम चेंजर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? असल में चाइना भी इसी गेम में आ गया। जब Log9 महंगी एलटीओ पे बेट लगा रही थी, चाइना ने एलएफपी बैटरीज यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को परफेक्ट बना लिया। सिंपल कंपैरिजन कॉस्ट का करते हैं, एलटीओ बैटरीज जहां 30,000 की पड़ती थी, वहीं चाइना की एलएफपी बैटरीज 10,000 में। रेंज समझ ले तो एलटीओ बैटरीज का 80 था, एलएफपी का 160 दो गुना। ईवी मेकर्स ने सीधा कैलकुलेट किया हाफ रेंज के लिए 3 गुना पैसा क्यों देना, और गेम वहीं से खत्म हो गया। फाउंडर्स ने डेस्परेटली 2022 में एक पिवट करने की कोशिश किया, सोचा अगर बैटरीज नहीं बिक रही है तो ईवीज खुद लीज करते हैं। ईवी लीजिंग बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया और फाइनेंशियल ईयर 22 में जहां 25 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में बढ़ के 110 करोड़ हो गया, पर अंदर से बिजनेस टूट रहा था, लॉसेस एक्सप्लोड हो रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 24 का लॉस देखिए तो 118 करोड़, टोटल डेट 200 करोड़ से ज्यादा, और प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। बैटरी परफॉर्मेंस में कंप्लेन आने लगा, कैश फ्लो क्राइसिस बढ़ता गया और लीगल डिस्प्यूट्स आ गए। एंड में मार्च 2025 में प्रॉब्लम पब्लिक में आ गई। नवंबर 2025 तक कंपनी इंसॉल्वेंसी कंप्लीट कर दी और पूरी तरह बंद हो गई। 400 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह वाइट ऑफ हो गया। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन मिलता है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी का मतलब विनिंग बिजनेस नहीं होता है। हिस्ट्री याद कर लीजिए, VHS ने बेटामैक्स को बीट किया था, इसलिए नहीं कि वो बेटर था, बट क्योंकि वो चीपर और एसेसिबल था। मार्केट में फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी स्पेसिफिकेशन लेके आते हो, मार्केट में फर्क पड़ता है तुम्हारी प्राइस और उसकी वैल्यू क्या है। Log9 ने जेन्युइनली बेटर बैटरीज बनाई, पर ऐसे मार्केट के लिए जो इकोनॉमिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बल्कि चाइना ने अफोर्डेबल ऑप्शंस को परफेक्ट कर लिया और Log9 का पूरा ड्रीम कोलैप्स हो गया। 2025 के टॉप 10 फील्ड स्टार्टअप में नंबर 4 पे आता है एक यूनिकॉर्न जो गवर्नमेंट बैन से खत्म हो गया। फ्लैशबैक में 2012 में चलते हैं। केविन भारती मित्तल, सुनील मित्तल के बेटे, इन्होंने हाइक लॉन्च किया था। ड्रीम सिंपल था, इंडिया का अपना व्हाट्सएप बनाएंगे। हाइक रातों रात भारत में पॉपुलर हो गया क्योंकि ऐप में इंडियन स्पेसिफिक स्टिकर्स थे, हिडन मोड जैसे कि प्राइवेसी फीचर्स थे, लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट था और फ्री मैसेजिंग का फीचर था। इंडियन यूथ ने हाइक को दिल से अपना लिया और पीक टाइम पे इनके 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए। सॉफ्ट बैंक जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने इन्हें यूनिकॉर्न बना दिया। केविन स्टार्टअप पोस्टर बॉय बन गए थे, लेकिन आ गया व्हाट्सएप के नेटवर्क इफेक्ट के आगे हाइक खत्म हो गया। अब 2021 में केविन ने बड़ा डिसीजन लेते हुए मैसेजिंग ऐप बंद किया और गेमिंग और वर्चुअल हैंगआउट सिस्टम शुरू किया। केविन ने रश और वाइब नाम के 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। मार्केट में रश ने कमाल कर दिया। इनके नंबर्स देखिए, इन्होंने 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स तक अपने जोड़े, साथ में $500 मिलियन से ज्यादा ग्रॉस रेवेन्यू। इसमें लूडो, कैरम और पूल जैसे कई कैश पॉजिटिव बिजनेस थे। केविन का प्लान क्लियर था, रश से पैसे कमाओ, फिर बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बना दो। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक से 2025 में आया गवर्नमेंट का बैन। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगा दिया। इससे रियल मनी गेमिंग चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया और रातों रात $500 मिलियन कंपनी का रेवेन्यू डूब गया। केविन मित्तल ने यूएस में पिवट करने की कोशिश किया, हाइक को यूएस में लॉन्च करने की कोशिश किया गया, अर्ली यूजर्स भी आए, पर रियलिटी जो थी उसके बाद इन्होंने यूएस मार्केट भी छोड़ दिया। पर रियलिटी हार्ड थी। यूएस में स्केल करने के लिए चाहिए यूएस बेस्ड टीम, $100 मिलियन से ज्यादा का फंडिंग, साथ ही ब्रांड को जीरो से बिल्ड करना होगा, बट उसके लिए काफी सारे पैसे चाहिए और हाइक ने ऑलरेडी 2200 करोड़ जला दिए थे मार्केट में। तो क्या फिर से ऐसा गैम्बल खेला जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और कंपनी सितंबर 2025 में पूरी तरह से शट डाउन हो गई। इस कंपनी से बिजनेस लेसन मिलता है कि कभी भी रेंटेड रेगुलेटरी लैंड पे अपना बिजनेस मत बनाइए। रियल मनी गेमिंग हमेशा से इंडिया में ग्रे एरिया में रही है। गवर्नमेंट रूल कभी भी चेंज हो सकते थे
और अगर आपका भी कोर बिजनेस पॉलिसी वीकनेस पे डिपेंड करता है, अभी अलाउड है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक गैम्बल खेल रहे हैं। और हाइक ने 2200 करोड़ का गैम्बल खेला था। 2025 के टॉप 10 फील्ड स्टार्टअप में नंबर 3 पे आता है एक यूनिकॉर्न, द गुड ग्लैम ग्रुप। $1.25 बिलियन वैल्यूएशन को 18 महीने में जीरो पे कैसे लाते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। साल 2021 में दर्पण सांघवी का स्टार्टअप था गुड ग्लैम, इंडिया का हॉटेस्ट D2C ब्यूटी कंपनी, जिसकी वैल्यूएशन थी $1.25 बिलियन और इन्वेस्टर्स खड़े थे प्रोसेस, टेंसेंट और एसएल। कंपनी ने 2800 करोड़ रेस किए। गुड ग्लैम के पास बड़ा आइडिया था, कंटेंट और ब्रांड को मिला के मनी मशीन बना दो। प्लान सिंपल था, कंटेंट प्लेटफॉर्म ऑडियंस बनाएंगे और ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड उन ऑडियंस को प्रोडक्ट बेचेंगे। सब मिला के एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगा। अब इस स्ट्रेटजी को बोला गया हाउस ऑफ ब्रांड, कंटेंट टू कॉमर्स। अब इसके बाद गुड ग्लैम ने एक्विजिशंस करने शुरू कर दिए। साल 2021 में इनका कोर ब्रांड था माई ग्लैम। साथ में इन्होंने पॉक्सको को खरीद लिया, जो कि एक वुमेन कंटेंट ब्रांड था। इसके बाद मिस मैलिनी, जो कि एक सेलिब्रिटी ब्रांड था। साथ में स्कूप वूप को भी 100 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद 2022 में सिरोना को 450 करोड़ में खरीद लिया और कई सारे ब्रांड्स। कुल मिला के 2 साल में 10 से ज्यादा एक्विजिशन कर लिए। पेपर पर स्ट्रेटजी MBA गोल्ड थी, पर रियलिटी में डिजास्टर साबित हुई। असल में कंपनी के आगे 3 प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम थी कॉस्टली एक्विजिशन। इनके फाउंडर दर्पण फोमो में थे। वो सोचते थे अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कंपटीटर खरीद लेगा। इसीलिए क्या हुआ, ब्रांड को इन्होंने जल्दी जल्दी खरीदना शुरू किया प्रॉपर चेकिंग के बिना और बहुत महंगा प्राइस दे दिया। सोचा बाद में सब कुछ सेटल कर लेंगे। एग्जांपल, सिरोना अपने हाईएस्ट वैल्यू 450 करोड़ पे इन्होंने खरीदा। दूसरी प्रॉब्लम, 10 कंपनियां एक ग्रुप में थी, पर एक्चुअली सब अलग अलग चल रही थी। अलग मैनेजमेंट, अलग इको क्लैशेस, सबका कल्चर अलग था और साथ ही मार्केटिंग, टीम और सब चीजों में एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे थे। अब तीसरी प्रॉब्लम, कंपनी सोच रही थी कि पॉक्सको के रीडर गुड ग्लैम के बायर्स बनेंगे, जो कि बने ही नहीं। मिस मालिनी के फॉलोअर सिरोना के कस्टमर बनेंगे, जो कि हुआ ही नहीं। अब सच ये है, कंटेंट देखना और प्रोडक्ट खरीदना 2 अलग बिहेवियर है। इंटरटेनमेंट ऑडियंस ऑटोमेटिकली कस्टमर नहीं बन पाती है। और मार्च 2024 में कंपनी को इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ी और उन्होंने $30 बिलियन फिर से रेस किए, क्योंकि कंपनी में कैश प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, वेंडर पेमेंट डिले होना शुरू हो गया था। जनवरी 2025 आते आते एसएल, प्रोसेस और बेसमेंट जैसे कई सारे बोर्ड ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि सैलरीज ज्यादा डिले होने लगी। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और वेंडर्स के पैसे ज्यादा रुकने लगे थे। अब कंपनी को जब लगा कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने सिरोना वापस उनके फाउंडर्स को सिर्फ 150 करोड़ में बेच दिया, 66% के लॉस के साथ। साथ ही स्कूप वूप को 20 करोड़ में वापस कंपनी को बेचा, 100 करोड़ में खरीदा था। मिस मालिनी को तो प्रैक्टिकली फ्री में ही दे दिया। और जुलाई 2025 में लेंडर्स ने एसेट को सीज कर लिया। हाउस ऑफ ब्रांड पूरी तरह टूट गया। फाउंडर्स ने कहा कि हम सैलरी अभी नहीं दे पाए हैं, हम अपनी फ्यूचर की अर्निंग से देंगे। लेकिन रियलिटी है, एम्प्लॉय को आज सैलरी चाहिए, लिंक्डइन पे प्रॉमिस नहीं चाहिए। कुल मिला के 2800 करोड़ रेस किए थे, जो कि सब डिस्ट्रॉय हो गए। $1.25 बिलियन वैल्यूएशन पूरी तरह से स्क्रैप हो गई। हजारों एम्प्लॉय से इंपैक्ट हो गए और इन्वेस्टर्स को भी लॉसेस हुए। असल में फाउंडर्स एक बात नहीं समझे कि एक्विजिशन करना इजी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है। स्टडीज कहती हैं 80% एक्विजिशन फेल होते हैं, क्योंकि वहां कल्चर मिसमैच हो जाता है, ईगो फाइट होते हैं, ओवर पेमेंट होता है और इंटीग्रेशन कभी बन ही नहीं पाता है। दर्पण का सपना था कि हम PNG और यूनिलीवर इंडिया का बनाएंगे, लेकिन रियलिटी में इंडिया का सबसे बड़ा हाउस ऑफ कार्ड साबित हुआ। कोलैप्स सिर्फ इमोशनल नहीं था। 2025 का टॉप 10 फील्ड स्टार्टअप में नंबर 2 पे आता है ऐसा स्टार्टअप जिसमें मोटा भाई अंबानी ने भी पैसा लगाया था और वो डूब गया। डुनजो, जो कि बैंगलोर का कभी सबसे पॉपुलर स्टार्टअप होने लगा था और अचानक से बैंकरप्ट हो गया। साल 2014 में कबीर विश्वास ने बैंगलोर में एक व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस शुरू किया। कुछ भी पिकअप या ड्रॉप करवाना हो, डुनजो कर देगा। और सच में डुनजो का मतलब यही बन भी गया था। लोग नेचुरली बोलते थे, अरे इसको तो डुनजो कर दो। 2014 से 19 तक था कंपनी का गोल्डन फेज। डुनजो ने हाइपर लोकल डिलीवरी इन्वेंट किया, जैसे कि पैकेज पिकअप और ड्रॉप, मेडिसिन, फूड, ग्रोसरी, पेट सप्लाई, सब कुछ 24 घंटे इन्होंने करना शुरू कर दिया। कंपनी क्लियर डिमांड को फुलफिल कर रही थी, जिससे काफी जगह प्रॉफिट भी आ रहे थे। ये देख के गूगल ने भी इन्वेस्ट किया और सब कुछ स्टेबल लग रहा था। लेकिन 2020 में एक गलत टर्न ले लिया। क्विक कॉमर्स का बुखार इनको भी चढ़ गया। स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इन सबको देख के डुनजो ने सोचा हम भी क्विक कॉमर्स करते हैं और लॉन्च हुआ डुनजो डेली। पर प्रॉब्लम यही थी,
क्विक कॉमर्स के लिए चाहिए हजारों करोड़ का कैपिटल, डार्क स्टोर्स और साथ ही हैवी इन्वेंट्री। लेकिन डुंजो के पास था लिमिटेड पैसा और सामने जो कंपटीटर्स थे स्विगी, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, इनके पीछे थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। 2022 में मुकेश अंबानी इस गेम में एंटर करते हैं और रिलायंस ने करीब 1700 करोड़ इन्वेस्ट करके कंपनी खरीद लिया। सब बोले अब तो डुंजो सेट है, पर ट्विस्ट यहीं पे था। रिलायंस का पैसा बिल्कुल भी फ्री उन्होंने नहीं रखा। कंडीशन ये थी कि डुंजो जियो मार्ट की भी डिलीवरी पार्टनर बनेगा। अब डुंजो एक साथ 3 काम कर रहा था, अपना क्विक कॉमर्स संभाल रहा था, जियो मार्ट का बैकएंड डिलीवरी कर रहा था और ओरिजिनल हाइपर लोकल सर्विस भी दे रहा था। रिजल्ट क्या हुआ? फोकस कंपनी का खत्म हो गया, पैसा और फास्ट बर्न होने लगा, मैनेजमेंट कंफ्यूज हो गई। साल 2023 तक सैलरी डिले होने लगी, वेंडर्स ने सप्लाई रोक दिया और कंपनी में ले ऑफ बढ़ता गया। 2024 में डुंजो डेली बंद हो गया और 1500 एम्प्लॉइज से घट के कंपनी 50 एम्प्लॉइज पे आ गई। जनवरी 2025 में कबीर विश्वास ने भी कंपनी छोड़ दिया और पूरी तरह कंपनी बंद हो गई। रिलायंस के 1700 करोड़ डूब गए। असल में कंपनी से मिस्टेक कहाँ हुई? इन्होंने गलत पिवट कर लिया। हाइपर लोकल डिलीवरी एक्चुअली चल रहा था, लेकिन कंपनी ने क्विक कॉमर्स में करोड़ों गवा दिए। डुंजो वहां गलत थी, गलत स्ट्रेंथ के साथ गलत जगह घुस गई। दूसरी मिस्टेक समझिए, इनके खुद के कस्टमर्स और जियो मार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कबीर विश्वास रिलायंस को कभी मना ही नहीं कर पाए। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि कभी कभी सक्सेसफुल फाउंडर्स को नो भी बोलना चाहिए, चाहे सामने मुकेश अंबानी ही क्यों न खड़े हो। पैसा अगर स्ट्रिंग्स के साथ आए और आपकी स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर ले तो आप कंपनी नहीं बना रहे हो, इन्वेस्टर आपकी कंपनी चला रहा है। इसलिए डुंजो यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट पे फेल हो गई। 2025 के टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप्स में नंबर 1 पे आता है ऐसा स्टार्टअप जो सिर्फ स्टार्टअप फेलियर नहीं था, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फ्रॉड ऑफ 2025 भी बना। असल में 2 भाई पुनीत गोयल और अनमोल जग्गी एक पावरफुल आइडिया के साथ आए। इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक कैब सर्विस देंगे। ओला उबर पेट्रोल पे चल रहे थे, ब्लू स्मार्ट ने सोचा ग्रीन, क्लीन और एथिकल मोबिलिटी ले आते हैं। लोगों को ब्लू स्मार्ट पसंद आया क्योंकि कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं थी, कोई कैंसिलेशन नहीं था, फिक्स फेयर होते थे। इवन दिल्ली एयरपोर्ट पे इन्होंने अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिया। एनसीआर और बैंगलोर में ब्लू स्मार्ट रेवोल्यूशन बनने लगी। कॉर्पोरेट्स क्योंकि इसे यूज कर रहे थे, 1000 करोड़ से ज्यादा कंपनी को फंडिंग मिली। सबको लगा ये तो इंडिया का अगला ईवी का फ्यूचर है। फिर अप्रैल 2025 में अचानक ऐप पे राइड बंद हो गए, ड्राइवर्स को पेमेंट नहीं मिली, कस्टमर के वॉलेट में पैसे फंस गए और फाउंडर्स गायब हो गए। सब कोई खोज रहा था असल में ब्लू स्मार्ट को क्या हो गया। और फिर आया सेबी का धमाका। असल में सच क्या निकला, यहाँ पे प्रॉपर फ्रॉड हो रहा था। ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी थी जेंसॉल इंजीनियरिंग, जो कि एक लिस्टेड कंपनी थी। जेंसॉल का काम था सोलर प्रोजेक्ट और ईवी फाइनेंसिंग करना। ईवीएस खरीद के इन्होंने ब्लू स्मार्ट को 2022-23 में लीज पे देना शुरू किया। जेंसॉल ने गवर्नमेंट लेंडर्स से पैसे लिए। रीजन बताया कि ब्लू स्मार्ट के लिए 6500 इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है। गवर्नमेंट ईवी मिशन सपोर्ट करना चाहती है और 978 करोड़ का लोन कंपनी को अप्रूव हो गया। अब असली खेल शुरू हुआ। 6500 ईवीएस की जगह कंपनी ने सिर्फ 4500 ईवीएस खरीदे, सिर्फ 567 करोड़ खर्च किए और बाकी 262 करोड़ गायब हो गए। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कंपनी ने फेक बिल्स और डॉक्यूमेंट्स लगाए, साथ ही शेल कंपनीज के थ्रू पैसे को घुमाया गया और फाउंडर्स ने पर्सनल लग्जरी में एसेट्स खरीदे, जैसे कि डीएलएफ कैमेलियाज में लग्जरी अपार्टमेंट, साउथ दिल्ली में पेंट हाउस और साथ ही शानदार लाइफस्टाइल, साथ ही 2.5 करोड़ का गोल्फ क्लब मेंबरशिप। इसके साथ पोर्श, मर्सिडीज और रेंज रोवर, ये सब कुछ खरीदे गए फाउंडर्स के द्वारा। अब सेबी ने ऑफिशियली बोला ये प्लानिंग के साथ किया गया फ्रॉड था। और फिर शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। जेंसॉल के शेयर 90% गिर गए, 7000 करोड़ मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। फाउंडर्स पूरी लाइफ के लिए स्टॉक मार्केट से बैन हो गए और ब्लू स्मार्ट इंसॉल्वेंसी में चला गया। इसका सबसे दर्दनाक इंपैक्ट पड़ा उन लोगों पे जैसे कि ड्राइवर्स। 10,000 ड्राइवर एक दिन में जॉबलेस हो गए, कस्टमर्स के पैसे फंसे रह गए और वेंडर्स को पैसे मिले ही नहीं। ब्लू स्मार्ट से सबसे बड़ा बिजनेस लेसन है, गवर्नेंस कभी ऑप्शनल नहीं होती, ये कंपनी का सर्वाइवल होता है। ये फ्रॉड इसीलिए हुआ क्योंकि लेंडर्स ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, ऑडिटर्स ने फेक बिल पे साइन कर दिया, सब कुछ ट्रस्ट के थ्रू वेरीफाई कराया गया। असल में ब्लू स्मार्ट चल सकता था, प्रोडक्ट अच्छा था, कस्टमर्स लॉयल थे, ईवी मॉडल का फ्यूचर भी था, बस यहाँ पे ईमानदारी और पेशेंस चाहिए था। पर कंपनी के फाउंडर्स ने ग्रीड और शॉर्टकट्स को चूज किया। तो दोस्तों ये थी 2025 की 10 सबसे बड़ी स्टार्टअप फेलियर। 6000 स्टार्टअप्स बर्बाद हो गए, 15,000 करोड़ डूब गए और हजारों सपने, लाखों परिवार सब खत्म हो गए।
पर दोस्तों ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये सीखने की कहानियां हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सक्सेस स्टोरी सिर्फ इंस्पायर करती हैं, पर फेलियर स्टोरी से आप एजुकेट हो सकते हैं। इसीलिए 2026 की हमारी पहली वीडियो है। हमेशा फेल हो जाना द एंड नहीं होता, बस एक सिग्नल होता है कि अभी खुद को और बेटर बनाना बाकी है। अगर आप 2025 की टॉप 10 सक्सेसफुल स्टोरीज भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या कोई बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लाखों रुपए बचा सकते हैं। और कमेंट में बताइए कौन सी फेलियर स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, ज़ोप्लर, लॉग9 या फिर ब्लू स्मार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 में हम एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से, तब तक हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।